नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। भारतीय जनता पार्टी में इस समय जबरदस्त खींचतान चल रही है, खासकर केंद्रीय नेतृत्व के बीच में और उत्तर प्रदेश के नेतृत्व के बीच में। उत्तर प्रदेश में नेतृत्व का मतलब यह है कि संगठन का नेतृत्व या सरकार का। हम बात कर रहे हैं मुख्य रूप से सरकार के नेतृत्व की और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी। और इस समय जो एक विवाद का केंद्र बना हुआ है वो बना हुआ है अयोध्या। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर, जो भव्य मंदिर बना है, उसका जिस तरीके से उस पूरे राम मंदिर आंदोलन में शामिल लोगों को दरकिनार कर दिया गया और उसमें नए नए लोग सारे शामिल हो गए, और चाहे उसका ट्रस्ट बना हो, चाहे उसका श्रेय लेने की बात हो, चाहे उसमें कार्यक्रमों में लोगों की सहभागिता की बात हो, उन सब में जिस तरीके से नए लोग पूरी तरह से प्रभावी हो गए हैं और फ्रंट पर दिखाई पड़ने लगे हैं, उसको लेकर अब असंतोष के स्वर बहुत तेजी से उभर रहे हैं। शुरुआत हुई है राम मंदिर आंदोलन के, जो एक बहुत बड़ी पहचान के रूप में जो जाने जाते हैं विनय कटियार, अयोध्या की सीट से, यानी फैजाबाद लोकसभा सीट से। फैजाबाद लोकसभा सीट अभी भी है जिसमें अयोध्या भी आता है। वहां से वो 3 बार सांसद रहे, 91, 96 और फिर 99 में। विनय कटियार अयोध्या से ही 3 बार सांसद रहे हैं, राज्यसभा में भी गए हैं। अयोध्या ही भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से मुख्य नर्सरी मानी जाती है, या कह लीजिए कि लॉन्चिंग पैड माना जाता है, जहां से वो 2 सीटों से और आज सरकार बनाने की स्थिति में पहुंची है। 3 बार उसकी सरकार बन चुकी है केंद्र में, यानी जो मुख्य केंद्र उसका है, उसकी राजनीति का अयोध्या मंदिर, अयोध्या का ही मामला है। अयोध्या का विवाद है, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद। उसी राम जन्मभूमि के आंदोलन को हिंदू संगठनों ने शुरू किया, विश्व हिंदू परिषद ने, भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक किया, और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक पहुंच किस तरीके से बढ़ाई, वो सारी चीजें इतिहास का हिस्सा हैं। लेकिन उस अयोध्या की वजह से, जहां से बीजेपी की पहचान बनती है, उस राम मंदिर आंदोलन से, जहां से बीजेपी राजनीतिक रूप से इतना आगे बढ़ती है, उन चीजों को कैसे भुलाया गया। खासतौर से जो अयोध्या आंदोलन में, राम मंदिर आंदोलन में शामिल लोग थे, वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, इन सब की बात हटा भी दी जाए कि ये बुजुर्ग नेता थे, इसके अलावा भी जो सेकंड जनरेशन थी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समकक्ष लोगों की जो जमात है, उसमें भी लोगों को कैसे किनारे किया गया, वो पीड़ा लोगों की जाहिर सी बात है कि जब से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तभी से है, क्योंकि ट्रस्ट में ऐसे लोगों को दरकिनार कर दिया गया, किसी को पूछा तक नहीं गया। मंदिर आंदोलन में जेल जाने वाले, सजा वहां पर जो दोषी ठहराए गए ऐसे लोग, उन लोगों को पूरी तरीके से नकार दिया गया। तो अब वो पीड़ा, अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में थी, केंद्र में मजबूत स्थिति में थी, 2 बार बहुमत की सरकारें रही अपने दम पर। अब जब केंद्र में भी कमजोर दिखाई पड़ रही है, तमाम मोर्चों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद घिरे दिखाई पड़ रहे हैं, रिटायरमेंट की उम्र सबकी हो गई, सबको रिटायर कर दिया गया, लेकिन अपनी उम्र होने के बाद भी रिटायर नहीं हो रहे हैं, तो अब वो सारी चीजें एक निकल कर लोगों की बाहर आ रही है, और उन्हीं में से अयोध्या राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों की पीड़ा भी निकल कर आ रही है। शुरुआत विनय कटियार से हो रही है। विनय कटियार ने साफ तौर पर ये दिखा दिया है, और उन्होंने सीधे सीधे जो ट्रस्ट के सर्वा है, श्री राम मंदिर ट्रस्ट के अयोध्या में, चंपत राय, उनको कहा गया कि ये सब अचानक कहां से चले आए और यहां कब्जा कर लिया है इन लोगों ने। पीड़ा उनकी दिखाई पड़ रही है, लगातार पिछले कुछ समय से इंटरव्यू आ रहे हैं, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये घोषणा उन्होंने कर दी। हालांकि उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन बिना किसी से पूछे, बिना किसी के। और ये माना यह जा रहा है कि चूंकि विनय कटियार रहने वाले तो कानपुर देहात के हैं, लेकिन वो अयोध्या उनकी एक तरह से कर्मस्थली रही, और अयोध्या में ही वो रहते हैं, उनका रहना वहीं पर होता है। जाहिर सी बात है कि स्थानीय लोगों में भी उनकी पकड़ है। उनकी इस घोषणा से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के हाथ पांव फूलने लगे। तुरंत प्रदेश अध्यक्ष को भेजा गया, पंकज चौधरी। जातीय समीकरण भी फिट करने की कोशिश की गई। पंकज चौधरी और विनय कटियार सजातीय भी हैं। उसके बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भेजा गया।
लेकिन ये जो पीड़ा रही, ये केवल विनय कटियार की ही पीड़ा नहीं है, ये पीड़ा एक फायर ब्रांड नेता उस समय की एक और थी, उमा भारती, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, केंद्र में भी मंत्री रही हैं, और लेकिन वो भी साइड लाइंड है, वो भी कह रही हैं कि मैं झांसी से चुनाव लड़ूंगी। दूसरी ओर वहीं के रहने वाले बृजभूषण शरण सिंह, हालांकि दबदबा उनका कायम रहा 2024 के चुनाव में भी, उनके बेटे कुछ टिकट देना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन उनका टिकट तो कट गया था। वो कह रहे हैं कि वो भी चुनाव लड़ेंगे, अगला लोकसभा चुनाव फैजाबाद से वो लड़ेंगे। ये सारी स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। और दूसरी बात ये कि ये जितने भी नेता हैं, ये सारे के सारे राम मंदिर आंदोलन में उस वक्त के जुड़े हुए हैं। और राम मंदिर में अभी का जो ट्रस्ट बना हो, चाहे वहां पर तमाम कार्यक्रमों में जिनकी जो मुख्य रूप से जो दिखाई पड़ते हैं फेस हैं, उन लोगों की बात की जाए तो वो पुराने समय में उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी पुराने समय में कोई भूमिका नहीं रही। और यहां तक कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, भाई उनके जो अभिभावक रहे, जो गोरक्षपीठ के पुराने अध्यक्ष थे, मठाधीश थे, महंत अवैधनाथ, उनकी तो बड़ी भूमिका रही है। और योगी आदित्यनाथ की भी, जाहिर सी बात है कि गोरखपुर मठ से वो जुड़े ही रहे, उनके शिष्य रहे, तो उनकी भी भूमिका है। तो ये सब लोगों की जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी एकजुटता ये दिखा रही है। और दूसरी ओर यह है कि केंद्र सरकार में जितने भी लोग हैं इस समय, जो प्रभावी लोग हैं, उनमें किसी की कोई भूमिका नहीं रही है। आज जितने भी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर जितने भी आपको दिखाई पड़ते हैं नाम, उसमें हम राजनाथ सिंह का नाम नहीं लेंगे। राजनाथ सिंह किसी महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं है, देश के रक्षा मंत्री भले हैं, वो सबको पता है। तो ये जो राम मंदिर आंदोलन में जिन्होंने अपना बहुत कुछ दिया है, योगदान दिया है, एक उनका वर्ग, और दूसरा ये कि जिन्होंने बना बनाया सब कुछ लिया और आज मजे कर रहे हैं एक तरीके से, और उन लोगों को उन्होंने दरकिनार कर दिया है जिनकी राम मंदिर आंदोलन में भूमिका रही है, उनके बीच में एक जबरदस्त टकराव दिखाई पड़ रहा है। और ये टकराव बिल्कुल अब सतह पर, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव आएंगे, ये टकराव सतह पर दिखाई पड़ रहा है। और चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैसे भी केंद्रीय नेतृत्व से उनकी बहुत ज्यादा नहीं पटती है, यह अलग बात है कि बार बार उस एकजुटता को दिखाने की कोशिशें की जाती हों, तस्वीरें लाई जाती हों सामने, लेकिन यह स्पष्ट है कि जबरदस्त प्रतिद्वंद्विता चल रही है नंबर 2 की लड़ाई में। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री अगला कौन होगा भारतीय जनता पार्टी में, तो गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में जबरदस्त टक्कर है। तो जिस राम मंदिर आंदोलन की वजह से पार्टी यहां तक पहुंची है, उस आंदोलन से जुड़े हुए लोग एक बार फिर एकजुटता दिखा रहे हैं और यह मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन में जिनकी कोई भूमिका नहीं रही, वो उन्होंने कैसे इस आंदोलन की जो उपलब्धि थी उसको हाईजैक किया है और उसका फायदा ले रहे हैं। दूसरी ओर जिनकी भूमिका थी उनको कैसे इग्नोर किया गया, उनको कैसे बाहर कर दिया गया। अच्छा, एक बात और है, ये सारी बातें तमाम नेताओं की ओर से, तमाम लोगों की ओर से पहले भी आई, अखबारों में भी कभी कभी बीच बीच में लिख दी जाती हैं, लेकिन खुद नेतागण इतनी मुखरता के साथ कभी नहीं दिखाई पड़े। विनय कटियार भी पहली बार ही बोल रहे हैं, यद्यपि 2014 के बाद जो नया रेजीम है इसमें उनको कुछ नहीं मिला है। कई बार ये खबरें आई कि राज्यसभा भेजे जा सकते हैं, उनको कोई पद दिया जा सकता है, यहां तक कि जब ट्रस्ट बन रहा था उसमें भी उनको नहीं कुछ किया गया, फिर भी उस वक्त वो कुछ नहीं बोले। लेकिन अब उनको भी लग रहा है कि ये बोलने का वक्त है, बोलने का एक जो स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। केंद्रीय नेतृत्व कमजोर है और दूसरी बात यह कि उनकी तरह के जो दूसरे पीड़ित लोग हैं उनके बीच में भी एक एकता दिखाई पड़ रही है। तो इस एकता को कायम रखते हुए केंद्रीय नेतृत्व को कैसे चुनौती दी जाए, और चुनौती देने का समय भी है। कई मोर्चों पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घिरे हुए हैं, कई मोर्चों पर केंद्र की सरकार घिरी हुई है। तो ऐसे समय में अगर ये चुनौती दी जाएगी तो निश्चित रूप से ये इसका कुछ न कुछ असर तो दिखाई पड़ेगा। क्योंकि आप कल्पना करिए कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले विनय कटियार यही बात कहते, सीधे चुनौती देते दिखाई पड़ते, बृजभूषण शरण सिंह सीधे चुनौती देते हुए दिखाई पड़ते, उमा भारती तो कई बार दिखाई पड़ी है बीच बीच में, लेकिन तब केंद्र सरकार
उनके साथ भी उसी तरह का व्यवहार करती जैसे वो अपने विरोधियों के साथ करती है, विपक्षियों के साथ करती है। ये इन नेताओं को भली भांति मालूम है, लेकिन अब शायद उनको लग रहा हो कि स्थितियां उस तरह की नहीं है, इसलिए अब इन्होंने चुनौती देनी शुरू की है। और ये सबसे बड़ी बात यह है, जो कहा भी जा रहा है कि अयोध्या में जिस तरह से एक सिंबॉलिक जगह है और उसमें लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है, हार हुई है, उसमें बुरी तरीके से हार हुई है। तो ये एक उसका मैसेज बड़ा दूर तक गया है। किसी भी कीमत पर अब अयोध्या की सीट को भारतीय जनता पार्टी हारना नहीं चाहती है। ऐसी स्थिति में अगर पार्टी के ही नेता और फायर ब्रांड नेता और वो जिनकी अयोध्या आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही हो, वो खुलकर अगर चुनौती दे रहे हैं, तो फिर केंद्रीय नेतृत्व को झुकना तो पड़ेगा ही, लेकिन इसके संदेश केंद्रीय नेतृत्व तक जो पहुंचाए जा रहे हैं, जो संदेश वास्तव में देने की कोशिश की जा रही है, वो संदेश भी दिया जा रहा है। और ये खींचतान कहां तक जाएगी, ये देखने वाली बात है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।